नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस में। इससे पहले हम 5 वीडियोस कर चुके हैं और पिछले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने भारतीय संविधान के 22 भाग उनके बारे में जाना था और उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स हमने पूरे नहीं पढ़े थे, लेकिन हाँ हमने इतना जाना था कि एक पार्ट में कितने आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। ये डिटेल वीडियो भी आएगी कि प्रत्येक एक सब वीडियो ऐसी होगी जिसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन्हें हम एक वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन सारे के सारे अनुच्छेद नहीं हो सकते क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होते नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है संविधान की अनुसूचियों के बारे में और संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान में जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे संविधान के जो स्रोत हैं यानी कौन सी विषय वस्तु कहाँ से ली गई है उसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज की छठी क्लास है। नेक्स्ट अब है संविधान की अनुसूचियाँ। अगर हम बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में क्या विषय हैं? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरा आपका संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी कि जो राज्य हैं हमारे स्टेट्स वगैरह हैं हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र कौन सी जगह न्यायिक क्षेत्र उनके क्षेत्र में आती है, यानी कि अगर कोई स्टेट है कि किस हद तक यानी किस जगह तक वो अपना न्यायिक क्षेत्र रखते हैं। कोई घटना घटित हो गई, कोई घटना घटित हुई 2 राज्यों के बीच में, यहाँ पर मान लो कोई जगह है, तो ये किस तरह से डिसाइड होगा कि ये जो घटना है ये किस राज्य के न्यायिक क्षेत्र में आती है। ये न्यायिक क्षेत्र हो गए, इनकी सीमाएं हो गई, इन सब के बारे में कहाँ पर पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि संविधान की जो पहली अनुसूची है वो हमारे देश से ही संबंधित है, संघ और उसके राज्य के नाम। नेक्स्ट है आपका द्वितीय अनुसूची। अब जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो हो गए आपके जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते इन सब से संबंधित है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना। वेतन भत्ते विशेषाधिकार, जैसे संसद में संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि जो संसद के सदस्य हैं जितने भी, उन्हें कुछ ना कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। जैसे उन्हें सदन चल रहा हो तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इस तरह से कुछ विशेषाधिकार हैं जो इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वेतन भी इसी में आता है। तो ठीक है, इनसे संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? वो हमारे दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची की बात करें, अगर अब वेतन की बात हो गई तो जो हमारे यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं इसमें इनकी शपथ हो गई। जैसे शपथ कौन कौन? हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जब ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेंगे तो शपथ लेंगे। राष्ट्रपति हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, न्यायवादी, महान्यायवादी हो गया, और जैसे हमारे CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन सबकी शपथ के बारे में जो प्रावधान है वो 3rd अनुसूची में, ये आपको याद रखना है। अगर हम चौथी अनुसूची की तरफ बढ़ें तो चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आप सभी जानते हैं कि हमारी संसद जो है 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। जो हमारी संसद है इसमें एक है राज्यसभा, तो इसकी सीटों का जो आवंटन किस प्रकार से होगा, किस राज्य से कितनी सीटें ली जाएंगी, तो ये चौथी अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका विवरण आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपकी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है वो SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है यहाँ पर। यानी कि जो जहाँ पर SC और ST की संख्या अधिक है, जनजाति क्षेत्र ज़्यादा हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो वहाँ का प्रशासन किस तरह से चलेगा और वहाँ का नियंत्रण किस तरह से केंद्र सरकार के या किसी के हाथ में जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, तो ये आपका 5वीं अनुसूची में इसको वर्णित किया गया है। तो आपकी 5वीं अनुसूची हो गई। अब अगर हम छठी अनुसूची की बात करें, वो भी इसी तरह कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय लोग ज़्यादा हैं, यानी ST लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इनके लिए प्रशासन के प्रावधान जो हैं वो थोड़े अलग हैं। अगर हम इन्हें मैप पर देखें कि कहाँ पर ये स्टेट्स हैं, असम जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए असम तो हो गया ये आपका पार्ट जहाँ आप इसे शेडेड रीजन देख पा रहे हैं। असम के नीचे हो गया यहाँ पर मेघालय, मेघालय के बाद आपका यहाँ पर त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और ये हो गया आपका यहाँ पर मिजोरम। ये 4 स्टेट्स हैं, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो हैं वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो बात करती है वो
सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन की बात करती है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें आप देखेंगे यहाँ 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है ये आप किसको है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका अधिकार है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों को है। लेकिन अगर कानून बनाने में कोई भिन्नता आती है, फिर विवाद की स्थिति आती है, तो इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो सर्वाधिक प्रभावी रहेगा। यानी कि अगर देखी जाए तो यहाँ पर भी सेंट्रल जो है वो मजबूत है। अब अगर हम इन सूचियों में बात करें विषयों की, कि किस तरह से मूल संविधान में कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं, विषय से संबंधित, विषय से क्या मतलब है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा एक विषय है जो कहाँ पर आता है, ये आता है समवर्ती सूची में। इस पर कानून स्टेट भी बना सकता है और इस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो ये हो गए, इस तरह से विषय की बात कर रहे हैं हम, इन पर कानून बनाने का प्रावधान। तो अगर हम बात करें पहले संघ सूची की, तो संघ सूची में जो पहले विषय थे वो 100 थे, 100 विषय थे, सॉरी 97 विषय थे, अब बढ़ गए, पहले कम थे। 97 विषय थे और अब कितने हैं, 100। इसमें 3 विषयों की संख्या बढ़ गई, यानी संशोधन करके संविधान में या फिर संसद में विधेयक पारित करके इन्हें यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में जो विषय हैं, पहले कितने थे, 61। अब कितने, सॉरी यहाँ पर आपके गलत लिखे हुए हैं, जो पहले थे वो 61 थे, ये बाई मिस्टेक लिख गया है, और अब जो है वो 5 कम है, 61 है। पहले 66 थे, अब 61 है। यहाँ पर आप इसे गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लें कि पहले जो विषय थे वो ज़्यादा थे राज्य सूची में और अब कम है, यानी 61 है, 5 विषय कम है। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले कितने थे, यहाँ पर 47 विषय थे, अब बढ़कर कितने हो गए, 52 विषय। कम किस में हुए, सिर्फ राज्य सूची में, बाकी इन दोनों में बढ़े हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, अगर याद करने का तरीका देखेंगे तो 97 तो ये थे पहले से, और बढ़कर आपके 100 हो गए। पहले राज्य सूची में 66 थे, फिर हो गए 61, कितने कम हुए, 5। इन 5 को आप यहाँ बढ़ा दें समवर्ती सूची में, यानी पहले 47 विषय थे, 5 बढ़ा दिए, यहाँ पर 52 हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इनको 5 कम हुए, 5 ज़्यादा हुए। नेक्स्ट की बात करें तो अब आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है वो कुछ भाषाओं का प्रावधान है, जो संविधान ने उन्हें मान्यता प्रदान की हुई है, और ये कितनी भाषाएं हैं, अब वर्तमान में 22 हैं। अगर मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14। संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, और अब जो है वो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं। और जो 14 भाषाएं थी उसके बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनमें कुछ संविधान संशोधन हुए, जैसे कि आप देखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967, यानी 1967 में एक संविधान संशोधन हुआ, वो सिंधी भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई आपको याद रखना है वो सिंधी भाषा। इसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई यहाँ पर, ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, आपको याद रखना है 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ें जोड़ी गई। ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो ये इंपॉर्टेंट है सारी। नेक्स्ट है आपका 92nd, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये कुल मिलाकर 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, पहले मूल रूप से 14 थी, मिलाकर 22 हो गई। तो ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में प्रावधान है। अब इसके बाद जो अनुसूचियां आती हैं वो मूल संविधान में नहीं थी, यानी कि कुल मिलाकर 8 अनुसूची ही भारत के मूल संविधान में थी, और ये 4 अनुसूची आगे आने वाली हैं ये संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान है ये इस तरह से बनाई गई है कि पहले क्या होता था, जब सरकार जो थी, गवर्नमेंट थी, वो संविधान संशोधन करती थी, संविधान संशोधन कर देती थी, तो न्यायालय में अगर किसी ने अपील कर दी तो संविधान संशोधन हो गया, उस पर क्या करता था, न्यायालय अपनी टिप्पणी करता था या फिर उस संविधान संशोधन को रद्द भी कर सकता था। तो ये 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि यहाँ पर इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था, यानी कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अगर इस अनुसूची में कोई भी विषय डाल दिया गया, यानी कि मैंने माना कि कोई एक संविधान संशोधन करा गया और उसमें कोई शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान था, पहले आप यहाँ पर देख ली भूमि से संबंधित है, भू सुधारों, जमींदार प्रणाली से शुरू हुआ था ये,
कि सबसे पहले भूमि को लेकर, जमींदारी प्रणाली को लेकर संविधान संशोधन हुआ था, तो इन्होंने इस विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब क्या था कि आप इसे लेकर अब कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट इस पर अपना कोई डिसीजन नहीं दे सकता। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि अपने डिसीजन, अपने संशोधनों को बचाने का एक तरीका हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उसमें क्या हुआ कि सन 2007 में इस सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश अनुसार 24 अप्रैल 1975, आपको डेट याद रखनी है, अगर नहीं रखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं, अब इन पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यानी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर नहीं है। यहाँ पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, 9वीं अनुसूची इससे संबंधित है। और ये कब जोड़ी गई थी, तो आपको याद रखना है ये प्रथम संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सन 1951 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के नियम से संबंधित है। दल बदल आप जानते हैं कि एक कोई पार्टी है और किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिया, कोई पद का प्रलोभन दे दिया, तो एक कोई सांसद छोड़कर यहाँ चला गया दूसरी पार्टी में। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, आपके 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, यानी कि अगर कितने सांसद या फिर विधायक इसको छोड़कर जाएं पहली वाली पार्टी को, तो वो निरर्ह हो जाएंगे, यानी कि वो फिर विधायक या सांसद नहीं रहेंगे। अगर एक मात्रा से ज़्यादा जाएंगे, इसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, लेकिन डिटेल से आज समझ लें कि अगर एक अधिक मात्रा में जाएं, कुछ मात्रा है, कुछ लिमिटेशंस है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो उनकी वो वैलिड रहेंगे, लेकिन अगर उससे कम जाते हैं तो वो विधायक या सांसद के पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, उन्हें निरर्ह घोषित कर दिया जाएगा। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल के रिलेटेड है। अब इसकी जो बात करें ये कब जोड़ी गई थी, तो ये 52 में संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। बात करें हम 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, यानी कि ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित है और इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। आप सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1993 में इसे लागू किया गया था। आप सभी जानते हैं पंचायतों से संबंधित है, यानी स्थानीय, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, तो ये आपकी 1992 में जोड़ी गई थी। और इसमें कुल विषयों की बात करें, यानी कुल कितने विषय हैं जिन पर यहाँ पर ये इनके अंडर में रहते हैं पंचायत के, तो इसके विषय जो हैं वो आपके 29 हैं, आपको यहाँ याद रखना है। अब बात आती है 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची जो थी वो किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं, और नगर पालिकाओं से संबंधित है। इनकी शक्तियां हैं यहाँ पर, इनके प्राधिकार हैं, इनकी जिम्मेदारियां हैं। तो ये भी आपकी इसी संविधान संशोधन के आगे, यानी 73rd से अगला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय हैं कुल। तो आपको ये विषय याद रखने हैं। इन विषयों, देखिए यहाँ से क्या चीज़ याद रखोगे कि 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73rd, मिटा देता हूँ कि 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और 1992 में इसे संशोधित किया गया। कुल विषय 29। ये आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। इसी तरह से 12वीं अनुसूची किससे संबंधित, नगर पालिकाओं से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें विषयों की संख्या पूछे तो 18 विषय हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट होगी। एक यहाँ पर दल बदल से रिलेटेड जो है ये संविधान संशोधन पूछ सकता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये कुल आपकी कुछ संविधान की अनुसूचियाँ थी, यानी कि पूरी 12 अनुसूचियाँ थी। इनके बारे में आप सभी ने जाना। अब हम चलते हैं संविधान के स्रोत के बारे में, यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर्वाधिक जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो है 1935 है। बाकी अन्य देशों से भी कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। तो इसमें जो आपके प्रोविजंस हैं, सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। 6 वर्ष का जो कार्यकाल है, जो फिलहाल 6 वर्ष का नहीं, ये जो है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य। तो आप इसे याद रखें, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जब राष्ट्रपति चाहे हटा सकता है। फिर है न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी। फिर लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी।
संघ लोक सेवा आयोग हो गया, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और स्टेट पीएससी हो गया। ठीक है, ये आ गया आपके इसमें लोक सेवा आयोग में। अब आगे आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस और प्रशासनिक विवरण, इन सब के बारे में कहाँ पर है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं एज इट इज। अब बात करें नेक्स्ट की, तो बात अगला आता है ब्रिटेन का संविधान। हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली वो देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो संसदीय शासन। संसदीय शासन, हमारे देश में संसद आप सभी जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसदीय शासन जो लिया गया था, ये कहाँ से, आपको ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया। अब एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, आप सभी जानते हैं। स्विट्जरलैंड और यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, आप सभी ये भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लें। स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है और यूएसए में भी दोहरी नागरिकता है, यानी कि जहाँ सेंटर है संघ की भी नागरिकता होगी और संघ के जो राज्य हैं वहाँ पर उन राज्यों की भी नागरिकता अलग से होगी। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। पीछे हम पढ़ चुके होंगे। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल होते हैं भारत की इंडियन गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मंत्रिमंडल। संसदीय विशेषाधिकार, मैंने आपको बताया था संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं, कि जैसे सांसद हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई सांसद है, अगर संसद का सदन चल रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक संसद का सदन चल रहा है, तो ये एक तरह से विशेषाधिकार है। तो कुछ इस तरह के विशेषाधिकारों के बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ये हो गए आपके दोनों सदन वाले रिलेटेड। तो रिलेटेड यहाँ से ये हो गए। अब चलते हैं आगे। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का संविधान। इससे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, एक तो आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते होंगे। लोगों को, जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, उसका प्रावधान का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका हमारी जुडिशरी है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी स्वतंत्रता हो गई। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि जो उपराष्ट्रपति है भारत में, उसका पद कहाँ से लिया गया, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, यानी कि उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों के पद, इनके प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए के संविधान से। और इनको हटाने का प्रावधान भी इसे ही लिया गया है। एक तो इनके पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति के महाभियोग करना, ये इन सब का यहाँ से लिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ से प्रोविजंस उठाए हैं। एक तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, आप सभी जानते हैं। डीपीएसपी क्या है, ये एक तरह से निर्देशक का कार्य करते हैं। जब सरकार अपनी कोई नीति निर्धारण करे, कोई भी कानून बनाए, तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे कानून बना सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है, ये पद्धति कहाँ से है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नामांकन की बात हो रही है। नामांकन यहाँ से लिया गया है, लेकिन निर्वाचन कहीं और से है, उसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। यह है आपका कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सबसे पहले तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है, कि जैसे हमारा भारत राज्य है, तो भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण से मतलब है यहाँ पर, और स्टेट जितने भी हैं उनमें भी गवर्नमेंट है, आप सभी जानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का होना भी ये संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है। और सशक्त केंद्र का मतलब क्या है, कि केंद्र सशक्त है इसमें, यहाँ पर जो राज्य हैं ये देश से यानी सेंटर से अलग नहीं हो सकते। सशक्त का मतलब ये है, अगर कोई भी कानून होगा तो सेंट्रल का प्रभावी होगा, तो ये सशक्त हो गया यहाँ पर। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होंगी। जैसे हमें अभी शक्तियों के विभाजन के बारे में 7वीं अनुसूची में बात की। 7वीं अनुसूची में संघ सूची है और राज्य सूची है, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। लेकिन ये संविधान में इन विषयों के बारे में वर्णन है, लेकिन कोई कानून, कोई शक्ति ऐसी आ गई जिसका संविधान में यहाँ पर कोई वर्णन है ही नहीं, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो केंद्र को होगा। यानी कि जो बची कुची शक्तियां हैं वो कहाँ पर होंगी, केंद्र के पास होंगी। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी सेंट्रल द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ से है, कनाडा के संविधान से। तो ये हो गया आपके कनाडा से संबंधित। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, एक तो समवर्ती सूची, मैंने जो आपको बताया था, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं, ये समवर्ती सूची आपकी यहाँ से होगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए हम सभी जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की संयुक्त बैठक हो सकती है।
जैसे कोई साधारण विधेयक है, केवल साधारण विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों की राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता जो करेगा, इन देखो लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर होंगे इसमें जो प्रेजेंट होंगे उस टाइम, ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा स्पीकर। और इसे बुला कौन सकता है संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा और जो विधेयक पारित होगा ये अब साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। और साधारण बहुमत से पारित करने का मतलब है लोकसभा मजबूत है यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। कितनी है आप सभी जानते हैं, 545 तो फिलहाल में है, वैसे क्या है 550 होगी, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियंस थे वो हटा दिए गए हैं। तो 550 इनके हो गए सपोज करो, और 250 इनके हो गए, तो ज़्यादा कहाँ पर हैं यहाँ पर। तो इनके जो बहुमत होगा वो लोकसभा अगर एक तरह से एग्री हो तो ये विधेयक यहाँ पर पारित हो जाएगा। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है कि संयुक्त बैठक में केवल साधारण बहुमत से ही ये विधेयक पारित हो जाएगा। दोनों के सदस्य इसमें शामिल होंगे। बुला कौन सकता है इसको? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? वो करेगा लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है आपका जर्मनी का वीमर संविधान। इससे क्या लिया गया है? आपका आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जो आपातकाल लागू होगा, इमरजेंसी जो लागू होगी, नेशनल इमरजेंसी मान लो, तो वहां पर जब फंडामेंटल राइट्स होंगे, आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं 6, उन 6 फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ आर्टिकल्स हैं, आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 14 है, 15 है, 29 है, 30 है। तो इनके जो ये हैं स्थगन हो जाता है, यानी कि ये मूल अधिकार जो है स्थगित हो जाते हैं। लेकिन 2 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं होते, वो आपको कमेंट में बताने हैं। कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं जो आपातकाल के समय स्थगित नहीं होते हैं, ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जो फिलहाल में टूटकर रूस बन गया है, अब बाकी और देश टूटकर बन चुके हैं इससे, लेकिन पहले 1991 से पहले ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो इस संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? तो ये है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में आपने न्याय के बारे में पढ़ा होगा। न्याय कितने हैं? देखिए प्रस्तावना में कितने न्यायों की बात की गई है वो आपको कमेंट में बतानी है। 2 काम हो गए आपके, एक तो आपको प्रस्तावना में जो न्याय है कितने न्यायों के बारे में बताया गया है, और कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होते हैं, ये आपको 2 चीजें बतानी है कमेंट में। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से जो चीजें ली गई हैं गणतंत्रात्मक और ये देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार की है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ये कुछ कार्य हैं आपको ढूंढ कर करने हैं, अगर सब मैं बता दूंगा तो आप ढूंढेंगे नहीं, ठीक है। कितने न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और कितने स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है ये आपको बताना है कमेंट में। ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें उससे क्या क्या चीजें ली गई, तो आप देखिए यहाँ पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, हम संविधान में देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, संविधान में जो हम संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिया गया है प्रावधान हमारे संविधान में, वो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये आपकी 2 चीजें यहाँ से हो गई। जापान का संविधान, जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। अब ये हो गया आपका संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत हो गई और संविधान की अनुसूचियां हो गई। 2 चीजें हमने पढ़ ली, अनुसूचियां और संविधान के स्रोत, 2 चीजें हो गई। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो संविधान का पहला पार्ट शुरू होगा आपका पार्ट 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ और राज्य क्षेत्र में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि 1 से लेकर जो आपके 4 आर्टिकल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और उस दौरान जो राज्यों की स्थापना हुई, पुनर्गठन आयोग स्थापित हुए, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, कौन कौन से, देखिए पहले जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे स्टेट 4 राज्यों में डिवाइडेड थे, 4 पार्ट्स में, फिर इन्हें का, खा, गा और घा बोलते थे, लेकिन इन्हें बाद में 2 में कर दिया। एक तो आपके स्टेट हो गए और फिर यूनियन टेरिटरी हो गई। किसके द्वारा ये किए गए और कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स भी ज़रूर दें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।